आज मैं आपको जो हमारी ऑक्युपाइड टेरिटरीज है, अधिकृत क्षेत्र हैं, जिनके बारे में हम भूल गए हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बेसिक ज्ञान दूंगी। इकोनॉमिक, मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या है। हमारा ये जो POJK, गिलगिट बल्टिस्तान, अक्साई चिन वगैरह जो एरियाज हैं, तो सबसे पहले मैं एक बात से शुरू करती हूँ कि अ नेशन लूजेस इट्स टेरिटरी नॉट व्हेन इट इज ऑक्युपाइड बट व्हेन द टेरिटरी इज फॉरगॉटन। आप ये मैप देखिए, मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ। ये मैप है CIA से हमको मिला हुआ है। ये मैप विकिपीडिया पे भी है। अगर आप देखेंगे, आपको एक पिंक लाइन दिखेगी। ये पिंक लाइन वो दर्शाता है जब 1947 में भारत को आजादी मिली थी और जम्मू और कश्मीर को भी अपना प्रिंसली स्टेट वो ब्रिटिशर से आजाद हो गई थी। तो अगर आप देखेंगे, जो काली लाइन है वो जो भारत का मैप है, जो जम्मू कश्मीर का मैप हम अब मानते हैं, और जो पिंक लाइन है ये वो है जब 1947 में जम्मू कश्मीर आजाद हुआ था। और ये जो एरिया बीच का है, इसमें लिखा है टेरिटरी सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना एंड वाज नेवर रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडिया। तो ये टेरिटरी कभी हमारी थी, हम इसको भूल गए और ये टेरिटरी हमसे दूर हो गई। ऐसी ही जो हमारे अधिकृत क्षेत्र हैं, उनके बारे में बहुत ही कम नॉलेज है। अगर आप किसी से पूछते, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पहली बार गिलगिट बल्टिस्तान का नाम लिया था, तो लोगों को पता नहीं था कि ये एरियाज भी भारत का हिस्सा हैं। अक्साई चिन, क्योंकि अब हम 5 अगस्त 2019 में अक्षय चिन का वर्ड उठा था पार्लियामेंट में, तो लोगों को पता चला था। अब क्योंकि चाइना और भारत का फेस ऑफ हो रहा है गलवान वैली में, तो पेंगोंग लेक और दौलत ओल्ड बेगी, फिर से कोई प्रेजेंट कर रहा है, प्लीज आप प्रेजेंट मत करिए। ये रिक्वेस्ट है, आप प्लीज कोई प्रेजेंट मत करिए, फिर सब टूट जाता है। हाँ जी, अब दिख रहा है। और हाँ जी, तो फिर हम तो अब इस मैप में मैं आपसे थोड़ा, अगर आप देखेंगे तो मैंने जो एरिया जूम कर रखा है अक्साई चिन, उसके ऊपर आप देखेंगे काराकोरम पास, फिर आप पेंगोंग लेक अगर देखेंगे, फिर आप देखेंगे लिखा है कंटेस्टेड एरिया सियाचिन है ये ग्लेशियर, फिर आप देखेंगे गिलगिट बल्टिस्तान। थोड़ा अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे नॉर्दर्न एरियाज, फिर ऊपर देखेंगे अफगानिस्तान, उससे ऊपर देखेंगे कोने में ताजिकिस्तान। तो ये सब मैं अभी जब मैं अपना पूरा प्रेजेंटेशन दूंगी तो ये एरियाज के नाम बार बार आएंगे। फिर हम जाते हैं, इधर है आजाद कश्मीर, जो पाकिस्तान ने इसको नाम दिया आजाद कश्मीर। हम लोग अपने टेरिटरीज ऐसी भूल गए थे कि हमने इनको कोई टर्म भी नहीं दिया। तो अब हमने जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर में जो ये ऑक्युपाइड एरिया है, जिसको हम POJK बोलते हैं, उसको हम मीरपुर मुजराबाद बोलते हैं। और जो गिलगिट बल्टिस्तान का एरिया है, क्योंकि अब ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में आ गया है, इसको हम बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड टेरिटरी ऑफ लद्दाख। अक्साई चिन और जो चीन ने एरियाज ऑक्युपाई किए हैं, उनको हम बोलते हैं चाइना ऑक्युपाइड टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो हमने अपनी तरफ से प्रयत्न किया है कि इन एरियाज को हम कोई टर्मिनोलॉजी दें, ताकि इनके बारे में हम जब बात करें तो हम हमारे पास कोई उसके लिए वर्ड्स हों। नहीं तो पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर करके वो टर्मिनोलॉजी सबके जबान पे एक तरह से चढ़ गई थी। अब हम आगे जाते हैं। अब ऑक्युपाइड टेरिटरीज है आपकी लेफ्ट हैंड की तरफ है डी जोर मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो ये लेटेस्ट मैप है, ये हमारा लीगल मैप है। इसमें अगर आप देखेंगे तो मीरपुर और मुजफ्फराबाद, ये दोनों की दोनों अब डिस्ट्रिक्ट्स हमने यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में दिखाई है। और लद्दाख में हमने गिलगिट बल्टिस्तान, अक्साई चिन वगैरह पूरा एरिया हमने लद्दाख में दिखाया। कई लोगों ने उस समय पूछा था कि यह क्यों मैप बनाया लद्दाख का। तो 1901 से पहले जो जम्मू कश्मीर का मैप था, उसमें लद्दाख की जो तहसील थी और वजारत थी, लद्दाख की वजारत का यही मैप था। ये पूरा एरिया नॉर्दर्न फ्रंटियर्स कहा जाता था। तो अब हमने वो ही मैप 1901 का वापस हमने जीवंत कर दिया है।
ये डी योर मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू। ये डी योर मैप है, पर डी फैक्टो मैप क्या है, एक्चुअल हमारे एरिया हमारे कंट्रोल में कितना है। ये जो मेरे मैप्स हैं ये कोई भी मेरे ऑफिशियल इंडियन साइट के मैप्स नहीं है। ये सब मैप्स या तो हमें CIA की साइट से मिल रहे हैं, या हमें पाकिस्तान से मिल रहे हैं, या हमें विकिपीडिया से मिल रहे हैं। और ये सब मैप्स में कई जगह काफी कुछ गलत होगा, जैसे कि सियाचिन को ये लोग भारत में नहीं दिखाते हैं, हमेशा एक लाइन होती है। और हम लोग कहते हैं कि हम चाइना ने हमारा 5180 स्क्वायर किलोमीटर शक्सगम लिया है, इसमें 6993 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर दिखाते हैं। लेकिन अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारे अधिकार का क्षेत्र का कितना क्षेत्रफल हमारे पास है, कितना क्षेत्रफल चाइना और पाकिस्तान के पास है। और जब हम बात करते हैं कि हमारा स्ट्रैटेजिक एरिया है, जम्मू कश्मीर स्ट्रैटेजिक एरिया है हमारा, तो वो स्ट्रैटेजिक एरिया कौन सा है? वो एरिया यही एरिया है जो चाइना और पाकिस्तान ने हमसे ऑक्युपाई करके अधिकृत कर रखा है। अब मैं आपको बेसिक बताती हूँ। पाकिस्तान ऑक्युपाइड टेरिटरीज, मीरपुर मुजफ्फराबाद, जिसको जम्मू कश्मीर, आजाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान ने बोला है। हमने अब इसको, मैंने आपको बताया जैसे कि अब हमने मीरपुर और मुजफ्फराबाद को आजादी के बाद पहली बार हमने इन दोनों को अपनी डिस्ट्रिक्ट शो किया है। कल अजय शर्मा जी ने डिलिमिटेशन के टाइम आपको बताया था कि हमारी कुछ सीट्स हैं जो POJK के लिए हैं, 24 सीट्स, तो अब हमने इनको डिस्ट्रिक्ट बना दिया है, तो हो सकता है कि हम इसमें आगे बढ़ सके। गिलगित बल्टिस्तान अब एक पार्ट ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख है, उसकी भी हम कोई सीट्स अब रख सकते हैं। फिर हम चाइना ऑक्युपाइड टेरिटरीज पे आते हैं। एक है अक्साई चिन, जिसका नाम आजकल लोगों की जुबान पे है। एक है शक्सगम वैली, बहुत कम लोगों को शायद पता होगा। हमने काराकोरम पहाड़ों के बारे में पढ़ा है। ट्रांस काराकोरम एरिया में, जो काराकोरम के बाद का एरिया है, शक्सगम वैली उस एरिया का पार्ट है। जो मैंने आपको दिखाया था पिंक लाइन और लाल ब्लैक लाइन के बीच का एरिया, उसमें शक्सगम वैली भी है। और एक है मिंसर, कल आशुतोष जी ने मिंसर, मंसर, जो जैसे भी इसको प्रोनाउंस करें, उसके बारे में बताया था कि तिब्बत में हमारे भारतीय एक हमारा पूरी प्रिंसिपैलिटी थी तिब्बत में, वो हमने चाइना को 1954 में दे दी थी, और अनऑफिशियली दी गई है, कोई ऑफिशियली दी नहीं गई है। तो मिंसर का नाम ऐसा है जो बहुत ही कम लोगों को, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो एकेडमिक्स हैं, उन्हें पता होगा। शायद जो कैलाश मानसरोवर यात्रा करके भी आ गए होंगे, उन्होंने भी मिंसर का नाम नहीं सुना होगा। तो ये होता है जब हम अपनी टेरिटरीज को भूल जाते हैं। ऑक्यूपेशन से नहीं खोते, हम उन्हें भूल के खोते हैं। अब हम समझना चाहिए कि POJK, POTL, COTL का क्या क्या है। तो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं, उनमें लोग रहते हैं, वो इनहेबिटेड है। POJK तो बहुत भारी मात्रा में, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, लेकिन POTL, गिलगित बल्टिस्तान का एरिया बहुत स्पेर्सली पॉपुलेटेड है। और ये भारत और पाकिस्तान के बीच की जो टेरिटरी है, इसको हम LOC से सेपरेटेड है, जिसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल वेरी वेल डिमार्केटेड है, लैंड पे भी और मैप में भी, तो इट इज वेल डिमार्केटेड एंड लीनिएटेड। पर ये पूरा लीनिएट नहीं हुआ है, ये सिर्फ मार्क हुआ है और लीनिएट हुआ है पॉइंट NJ9842 तक, जिसको हम सियाचिन बोलते हैं। ये मैटर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड टेरिटरीज का है, ये UN में ले जाया गया था। जैसे कल इस पे काफी चर्चा हुई थी, आशुतोष जी ने भी बताया था, कई वक्ताओं ने भी इस पे बात की थी। तो ये वाला जो मैटर है पाक ऑक्युपाइड टेरिटरीज का, ये UN में ले जाया गया था। ये 1947 में जैसी ही हमें आजादी मिली थी, यह तब इन्वेड हुआ था, और ये ऑक्युपाई लेकिन हुआ था 1949 1 जनवरी से, जब UN ने सीज फायर अनाउंस की थी। अब हम चाइना ऑक्युपाइड टेरिटरीज पे आते हैं। वो नियरली अनइनहैबिटेड है, अक्साई चिन अनइनहैबिटेड है, शक्सगम में भी बहुत ही कम पॉपुलेशन है, सिर्फ मिंसर और एक आध विलेजेस है अक्साई चिन में, जैसे डेमचौक वगैरह, जहाँ पे लोग रहते हैं। तो ये एरिया अनइनहैबिटेड है। यहाँ पे जो LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे इसके बारे में, ये चाइना ऑक्युपाइड टेरिटरी और भारत का ये सेपरेट करता है। जो LAC है वो कहीं भी ना डिमार्केट हुई है प्रॉपर्ली, ना डिलिनिएट हुई है। इस वजह से ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये इस वजह से हो रही हैं क्योंकि LAC ना ही डिमार्केट है और ना ही डिलिनिएटेड है।
और ये मैटर यूएन में नहीं है, ये चाइना और भारत के बीच में ही चल रहा है। 1988 से हमारी बहुत सारी टॉक्स जो है, बाउंड्री टॉक्स चले जा रही हैं। और जो अक्साई चीन मेन एरिया जो है वो 1962 में इंडो चाइना वॉर जो हुई उसके बाद ऑक्यूपाई हुआ है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज एज अ होल है, तो इसका हमारे ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस है भारत पे। 1962 में जब चाइना ने अक्साई चीन को अपना ऑक्यूपाई कर लिया, उसके बाद पाकिस्तान और चाइना ने एक नेक्सस बनाया और एक सिनो पाक बाउंड्री एग्रीमेंट साइन करी 2 मार्च 1963 में। उसमें जो हमारा एरिया ऑक्यूपाइड एरिया था पाकिस्तान का, गिलगित बल्टिस्तान में, उसमें से उन्होंने 5180 स्क्वायर किलोमीटर वो शक्सगम वैली चाइना को दे दी। और चाइना ने, क्योंकि हमने ये एरिया, मैंने आपको दिखाया था कि ये एरिया हमने कभी क्लेम नहीं किया है, उस एरिया में सो कॉल्ड चाइना ने एक जगह है खुंजरेब पास, वो उन्होंने पाकिस्तान को दिया। किसी को वो एक दूसरे को देने का हक नहीं था। तो इस तरह से नेक्सस बनाया गया। फिर गिलगित बल्टिस्तान जो है, जब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक एरिया, तो वो है की स्टोन। इस नेक्सस का की स्टोन है गिलगित बल्टिस्तान। और वही गिलगित बल्टिस्तान के थ्रू चाइना ने उसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, मैंने आपको दिखाया था, ऊपर अफगानिस्तान है, ताजिकिस्तान है, आगे जाके ईरान आता है और नीचे जाके अरेबियन सी आती है। तो गिलगित बल्टिस्तान वो एरिया है जहां से चाइना को इन सब एरियाज में एक्सेस मिल गई। और आपने देखा, जो मैंने आपको डी फैक्टो मैप दिखाया था, किस प्रकार इंडिया एक इनसर्कल हो गया पाकिस्तान और चाइना से और आइसोलेट हो गए हम लोग, और एक हमारा जो मेनलैंड एशिया से हमारा एक्सेस था वो कट गया है। तो चाइना और पाकिस्तान को तो बहुत जियोपॉलिटिकल एडवांटेज मिल गई। पाकिस्तान कितना छोटा है देश, लेकिन जिस तरह से उसको एडवांटेज मिल गई है इस ऑक्यूपेशन की वजह से, और भारत को वो एडवांटेज अपनी गंवानी पड़ी। और जो भारत, हम एक सोने की चिड़िया थे। अब आपने देखा होगा लॉकडाउन में जब हमारा रोड्स बंद हुई तो हमें कितना इकोनॉमिक प्रॉब्लम पड़ा। अब आप ये सोचिए कि हमारी सेंचुरीज ओल्ड ट्रेड रूट्स और जो जहां से हमको सामान मिलता था, जहां से हमें एनर्जी सप्लाईज मिलती थी, वो कट गई, वो टूट गई। तो कैसे हमारा भारत का इकोनॉमिक इम्पोवरिशमेंट हुआ। अब मैं आगे आपको दिखा रही हूँ कैसे भारत का इकोनॉमिक आइसोलेशन हुआ। ये पुराना मैप है जो आपको सिल्क रूट एक रूट नहीं थी, जितनी भी ये ट्रेड रूट्स थी इनको नाम दे दिया गया सिल्क रूट्स। अगर आप ये मैप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कहाँ तक ये प्रयागराज, इलाहाबाद, ये पूरा का पूरे एरिया से होते हुए बे ऑफ बंगाल तक कनेक्टेड थे। हम सेंट्रल एशिया से, जो सेंटर ऑफ द हार्ट ऑफ एशिया जो था, वो हमसे कनेक्टेड था। हम बे ऑफ बंगाल तक हमारे ट्रेडर्स थे, वहां से सामान लाके वहां तक जाते थे। अगर कल बात करी थी आशुतोष जी ने, उन्होंने कहा था कि जितने भी रूलर्स थे भारत में, वो काराकोरम और हिंदू कुश को सबसे पहले अपना, हम उसको डोमिनेट करते थे, अपने कंट्रोल में करते थे। और तो अब आप इस मैप के थ्रू देख सकते हैं कि क्यों इतना जरूरी था। ऊपर पामीर के बारे में हमने स्कूल में पढ़ा है। फिर आप देखिए कशगर, कशगर का पुराना नाम था काशी। और ये यहाँ पे एक हमारे हिंदू ट्रेडर होते थे, एक जमाने में इसको हम काशी ही बोलते थे। और ये मैं बार बार, कशगर मेरे प्रेजेंटेशन में बार बार आएगा, तो ये नाम आप अच्छी तरह देख लीजिए। फिर आप ये समझ लीजिए कि कल बात हुई थी गंधार देश, कश्मीर गंधार देश, और फिर से किसी ने फिर से रिक्वेस्ट है प्लीज आप क्यों लोग हाँ जी, तो फिर से तो कल हमने कश्मीर गंधार देश की बात की थी। वो काबुल देखिए, उधर वो पूरा एरिया था। तो ये एक तरह से एक जो सेंचुरी से ये पूरा एरिया एक एरिया होता था और ये हमसे कनेक्टेड था। तो अब हम समझ सकते हैं जब हमारी एक्सेस इस सबसे कट गई, ऑक्यूपेशन ऑफ दीज ऑक्यूपाइड टेरिटरीज से, तो भारत जो सोने की चिड़िया बनने का जो हमारा पोटेंशियल था वो इंडिपेंडेंस के बाद कैसे कट गया। और इस वजह से हम आप समझ सकते हैं कि काराकोरम रेंज और हिंदू कुश रेंज को सिक्योर करना, पहले सब रूलर्स क्यों इसको सिक्योर करते थे। अब जो इस समय है, ये मैप जो है, ये बाउंड्रीज इसकी अप्रोक्सीमेट है, ये मैप भी गलत है।
ये अगर आप ध्यान से देखेंगे काराकोरम पास को ये चाइना ऑक्यूपाइड दिखा रहा है, जबकि रियलिटी में नहीं है। ये सियाचिन को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया में दिखा रहा है, रियलिटी नहीं है। ओ माय गॉड, कौन कौन बार बार कर रहा है। रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज सब लोग स्क्रीन ना टच करें, मुझे समझ नहीं आता कि मेरा रुक रहा है या सुन पा रहे हैं लोग। तो इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ चाइना ने जब इनका नेक्सस बना, चाइना ने किस तरह से एक रोड्स का पूरा एक नेटवर्क बनाया है। इस तरह से वो पाकिस्तान और चाइना कनेक्ट हो गए हैं, ये लैंडलॉक्ड एरिया कनेक्ट हो गए हैं, और भारत जो है हमारा कनेक्शन उस एरिया से पूरा कट गया है। अगर आप देखेंगे खुंजरे पास मैंने बात की थी, वहां से लेके सीधी ये सड़क जाती है, सीधा ग्वादर पोर्ट तक जाती है। तो हम फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, एग्जिस्टिंग ट्रेड रूट से हमारा सब कनेक्शन कट गया। जो हमें एनर्जी सप्लाई सेंट्रल एशिया से मिलती थी और जो हमें मिनरल्स मिल सकते थे सेंट्रल एशिया से, वो हमें नहीं मिल सकते। और अगर हमें अफगानिस्तान जाना होता है तो हम पाकिस्तान के थ्रू, तो हमको ओवरफ्लाई भी नहीं करने देता पाकिस्तान, तो हम छबार पोर्ट से होते हुए, ईरान से होते हुए फिर हम अफगानिस्तान जाते हैं, जबकि पहले अफगानिस्तान की रूट हमारे डायरेक्ट कनेक्शन में थी। अगर ये मैप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जो हमने सियाचिन पे कब्जा कर रखा है हमारी भारतीय सेना ने, वो हमारे लिए कितना जरूरी है। और जो ये बीच में चला था कि सियाचिन को दे दो, डीमिलिटराइज कर लो, वो कितना एक एंटी नेशनल नरेटिव था। तो आप ये भी समझिए कि जब इंडिपेंडेंस हुई थी तो पाकिस्तान का चाइना के साथ कोई बॉर्डर नहीं था, उसने गिलगिट बल्टिस्तान ऑक्यूपाई किया और उसने एक ओवरलैंड अपना बॉर्डर बनाया चाइना के साथ, नहीं तो चाइना के साथ कोई बॉर्डर नहीं था। और जब इंडिपेंडेंस से पहले चाइना और भारत का भी कोई डायरेक्ट बॉर्डर नहीं था, हमारा बॉर्डर जिनजियांग से था और हमारा बॉर्डर तिब्बत से था। लेकिन इन दोनों एरियाज को ऑक्यूपाई करके चाइना ने भारत के साथ अपना बॉर्डर बनाया और पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके चाइना के साथ अपना बॉर्डर बनाया, और ये उन्होंने एक नेक्सस बनाया। अब मैं आती हूँ पीओजे के, जिसका हम मीरपुर मुजफ्फराबाद बोलते हैं। 21 और 22 अक्टूबर की रात को रेडर्स आए थे, कबीलिया थे, और वो पूरे पाकिस्तान आर्मी ने उनको ट्रेन किया था। कल आशुतोष जी ने इसके बारे में बताया भी था। और इन्होंने रात को अक्टूबर 21 और 22 की रात को जम्मू कश्मीर, जब वो उस समय जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, वो एक प्रिंसली स्टेट था, उसको उन्होंने अटैक किया। जो महाराजा की आर्मी थी, जम्मू कश्मीर इन्फेंट्री और उनके वो थे, तो उनके जो मुस्लिम जो वो जितने भी उनमें ऑफिसर्स और जो सोल्जर्स थे, उन्होंने जितने भी नॉन मुस्लिम्स, हिंदूज और सिख्स ऑफिसर्स और सोल्जर्स थे, उनको रात को मार दिया। और इस तरह से वो बिल्कुल बिना किसी ऑपोजिशन के ये रेडर्स इसमें मीरपुर मुजफ्फराबाद एरिया में आ गए। बहुत यहाँ पे बहुत वायलेंस हुआ। और उसके बाद जब 1 जनवरी 1949 तक यहाँ पे लड़ाई होती रही, भारतीय सेना जब आई, भारतीय सेना ने कई एरियाज पाकिस्तान से छुड़वाए। और उसके बाद 1 जनवरी 1949 से जब लागू हुई सीज फायर, उसके बाद से ये एरिया पाकिस्तान के कब्जे में है। उसका नाम दे रखा है आजाद जम्मू कश्मीर। सिर्फ नाम से उसकी ऑटोनॉमी है, पूरा कंट्रोल पाकिस्तान के पास है। जो पाकिस्तान है वो उसको रन करता है एक एजे के काउंसिल है, जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, उसी के पास सब पार है। इस एरिया समझ लीजिए जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, ये 15% एरिया है, और लेकिन इसमें 75% ऑफ द पॉपुलेशन है। मैं आपको थोड़ा सा मैं जूम करके एक दो चीजें दिखा रही हूँ, बहुत जरूरी है। आप देखिएगा ये बालाकोट, अगर आप देख सकते हैं, और बालाकोट और इधर आप आएंगे तो आप पूरी देख सकेंगे। तो चाइना ने बालाकोट और अबाटोबाद जो है ये एक इनका मिलिट्री बेस है चाइना पाकिस्तान का। वहां से इन्होंने एक ब्रिज बनाया था, कंक्रीट सड़कें बनाई पीओजे के में, जो सीधा यूरी तक जाती हैं। तो मतलब कि जो इनके जो मिलिट्री स्टेशन है बालाकोट का नाम सबने सुना है, अबाटोबाद का सबने सुना है, वहां से उसामा बिन लादेन पकड़ा गया था। तो वहां से चाइना ने बहुत बढ़िया सड़कें बना रखी हैं सीधा उरी तक। तो इसलिए आप जब सुनते हैं आए दिन जो इन्फिल्ट्रेशंस होती हैं, जो सब हो रहा है,
ये पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ पे आप रोड नेटवर्क देखिए क्या बना है। फिर मैं आपको दिखाऊंगी, थोड़ा मैंने एरिया दिखाया है शारदा, आप ये शारदा देखिए। कल इसके बारे में, शारदा पीठ के बारे में आशुतोष जी ने बताया था। मैं आपको थोड़ी इसके बाद में आपको और बताऊंगी। देखिए कितना पास है ये हमारे एलओसी से, और कितनी सारी यहाँ पे रिवर्स है। और ये है मीरपुर डैम, ये भी देखिएगा। और ये मीरपुर डैम बना है ऑक्युपाइड टेरिटरी में, लेकिन इसका पूरा पानी जाता है पाकिस्तान। अब मैं आप, तो क्या हुआ था 1947 में? 1947 में पीओजेके में नॉन मुस्लिम्स जो थे, सिख्स और हिंदूज करीब 20% थे। इन्वेजन जब हुई तो मुस्लिम्स, मैंने आपको बताया जम्मू और कश्मीर आर्मी के थे, वो हिंदू और सिख्स के अगेंस्ट टर्न हो गए। थाउजेंड्स वर किल्ड, और उनकी वुमेन के साथ रेप हुआ। उनकी लड़कियों को, विमेन को, बच्चों को किडनैप कर लिया गया, उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया, और लड़कियों की शादियां कर दी गई। उनको क्लोज विलेजेस में ले गए। और जब वो हमारी एक रिकवरी, हमारी कमीशन हुई थी सेटअप, जब वो रिकवरी कमीशन जाके लड़कियों को ढूंढती थी, तो पूरी की पूरी विलेज उनको वापस नहीं करती थी। जब मैं नेशनल आर्काइव्स में गई, हजारों एप्लीकेशंस हैं जो पीओजे के रिफ्यूजीज, कल बात करी थी, अजय जी ने बताया था, पीओजे के रेफ्यूजीज को अब डोमिसाइल मिल रहा है, उनके लिए हमें इलेक्शंस की सीट्स करनी चाहिए नॉमिनेट। तो जिनके बारे में बात कर रहे थे वो लोग थे जो वहां से बच के आ गए थे। और जब उनकी बेटियां और उनकी बहुएं और उनके जो कन्वर्ट हो गई थी, किडनैप हो गई थी, जब वो उनको ढूंढा जाता था तो पूरी की पूरी विलेज उनको वापस नहीं करती थी। एक बहुत बड़ा केस था नेशनल आर्काइव्स में, मैंने पढ़ा, 3 लड़कियां मीरपुर में जनवरी 1950 में वो उनको लोकेट करा गया, वापस उनको रिकवर किया गया। लेकिन वहां पे इतना प्रेशर हुआ वहां की जनता का कि जो डिप्टी कमिश्नर था, उन्होंने उनको वापस, उनको लड़कियों को, उनके किडनैपर्स को वापस करना पड़ा। आजकल पाकिस्तान में ये हो रहा है, और ये तब भी हुआ था। हमें ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। हम लोग बिल्कुल भूल गए हैं कि हमारे पीओजे के जो हिंदूज और सिख्स थे उनके साथ क्या हुआ। तो हमें उनके बारे में थोड़ा, मैं लोग सबको बता दूं कि क्या है। तो इस समय पीओजेके में कोई हिंदू और सिख पॉपुलेशन रिमेन नहीं कर रही है। फिर कल नीलम वैली के बारे में बताया था, तो नीलम वैली है मुजफ्फराबाद में, वो शक्ति पीठ था शारदा माँ का, और वो बहुत हमारे लिए वैल्यूबल था। और वहां पे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, वो यूनिवर्सिटी जैसे नालंदा और जैसा तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी उसी लेवल की थी। आशुतोष जी ने कल इसके बारे में आपको काफी बताया था। मीरपुर सिटी जो थी उसमें बहुत सारे मंदिर थे, अब वो सब टूट गए हैं, या वो मीरपुर डैम जब बना था उसमें वो डूब गए हैं। तो जब पानी कम होता है तो एक देवाला टेम्पल है वो दिखता है। पूंछ में एक देवी की गली थी जो अब एक दरगाह बन गई है। और एक गुरुद्वारा अली बेग था जो पहले एक जेल बनाया गया, और अब वो एक गर्ल्स स्कूल, उसमें एक गर्ल्स स्कूल चल रहा है। इसकी फोटोग्राफ्स मिलना बहुत मुश्किल है। कोई ट्रैवल जो एजेंट्स होते हैं और जो बताते हैं घूमने के लिए, उनके उसमें कोई ना कोई फोटो मिल जाती है। अब ये शारदा पीठ है, उसकी ये रुइंस हैं। 1947 तक यहाँ पे यात्रा होती थी, अष्टमी मनती थी, नवरात्रों की यात्रा होती थी। पास में लीपा वैली है, उसमें भी बहुत सारे हिंदू के मंदिर हैं। तो जो मूर्तियां थी शारदा पीठ की, तो वो जब ये इन्वेजन हुई 1948 में, जब पक्का हो गया कि ये इन्वेजन नहीं रुकने वाली है, तो पंडित नंदलाल जी जो थे वहां पे, वहां से लेके वो वरामूल, जिसको हम वारामुल्ला बोलते हैं, तो वरामूल में लाके उन्होंने वो मूर्तियों को सेफ एंड साउंड ले आए थे। शारदा पीठ जैसे कल बताया था आशुतोष जी ने, आदि शंकराचार्य वहां पे आए थे। और यह बहुत एक वेल डॉक्यूमेंटेड हमारे रिलीजियस साइट है, और एक ये हमारी सीट ऑफ एजुकेशन थी। अभी जब राम जन्मभूमि में सब तरफ से मंदिर, सब तीर्थों की जब मिट्टी लाई गई, तो शारदा पीठ का भी सॉइल वहां से लाया गया। ये सिर्फ 10 किलोमीटर है एलओसी से, मैंने आपको दिखाया था। तो अब ये डिमांड उठ रही है कि जैसे करतारपुर कॉरिडोर बना है, तो ऐसे ही एक शारदा पीठ कॉरिडोर बनना चाहिए, जहां जाके कश्मीरी पंडित अष्टमी को और नवरात्रि पे जाके वहां पे अपनी पूजा कर सकते हैं। अब ये कुछ रूइंस दिखा रही हूँ, क्या होता है जब इन्वेजन होती है, हम टेरिटरी भूल जाते हैं और पूरा का पूरा डेमोग्राफिक चेंज होता है। यह है मीरपुर शिवाला टेम्पल। फिर ये गुरुद्वारा अली बेग है। ये है मुजफ्फराबाद में, ये गुरुद्वारा था, अब इसमें पुलिस स्टेशन है।
ये छठी पातशाही था, यहाँ पे पढ़ाई होती थी गुरुद्वारे में, अब ये पुलिस स्टेशन बन गया है। फिर ये है किशन गंगा पे, जो महाराजा रणबीर सिंह थे, उन्होंने यहाँ पे घाट बनाए थे। तो जो पुराना ब्रिज था वो अर्थक्वेक में टूट गया था, तो ये नया ब्रिज बनाया है। इस ब्रिज के ऊपर 300 अनार्म्ड सिख्स को मारा गया था जब ये इन्वेशन हुई थी। अब ये घाट्स टूटे पड़े हैं, यहाँ पे कोई अब पूजा करने नहीं आता। अब इम्प्लीकेशंस क्या है पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की? सबसे बड़ी इम्प्लीकेशन तो है कि हमारा एक कल्चरल लिंक था वो तो टूट गया, मैंने आपको समझाया था। जो जम्मू रीजन है वो रेल और रोड लिंक जो उसका है वो हमेशा थ्रेट में है ये ऑक्युपाइड पीओजेके के। उसके बाद मैंने आपको मीरपुर डैम दिखाया था, रिवर्स हैं, इंडस का थोड़ा है, झेलम, और ये जितने भी हमारी इंडस, जो हमारे इंडस वाटर ट्रीटी की रिवर्स हैं, उनकी वजह से वहां पे बहुत एक हाइड्रो पावर पोटेंशियल बहुत हाई है, और ये चाइना टैप कर रहा है। अभी हम सेपेक के बारे में आपको जब बताऊंगी तो उसमें एक इंडस कैस्केड करके प्रोजेक्ट है, तो उसके थ्रू वो है ये हाइड्रो पावर जो है वो इसको टैप कर रहा है। मीरपुर डैम जो है वो पूरा पंजाब प्रोविंस को इरिगेट करता है और पाकिस्तानी सिटीज को पावर सप्लाई करता है। मुजफ्फराबाद में इसके अगेंस्ट बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ये हमें भी इसमें साथ देना चाहिए क्योंकि ये हमारा एरिया है और हमारा पानी है। तो जो टेरर कैंप्स मैंने आपको दिखाए थे कि किस तरह से उन्होंने रोड्स बनाई हैं, तो ये जो जितने भी टेरर कैंप्स बने हैं पीओजेके में, तो ये टेररिस्ट इंकर्जन्स कराते हैं। और मैंने आपको इस ब्रिज के बारे में बता दिया था, दिखा दिया था कि मुजफ्फराबाद और उड़ी को इन्होंने पाकिस्तानी सिटीज बालाकोट और मनशेरा से कनेक्ट करा है, तो फटाफट एलओसी तक मिलिट्री मूवमेंट हो सकता है। अब मैं आती हूँ गिलगित बल्टिस्तान पर। तो जब हम बोलते हैं कि सबसे जम्मू कश्मीर बहुत स्ट्रेटेजिक एरिया है, कौन सा एरिया स्ट्रेटेजिक है? ये वो ही एरिया है गिलगित बल्टिस्तान, जिसको हम अब पीओटीएल बोल रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो मैंने आपको पहले बताया था कि गिलगित बल्टिस्तान ऑक्युपाई करके पाकिस्तान ने चाइना के साथ एक अपनी बाउंड्री बना दी जहां जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी। तो ये जो था, इससे क्या था, इंडिया का एक्सेस कट गया अफगानिस्तान से, और जो एनर्जी रिच सेंट्रल एशिया था जहां से हमको बहुत कुछ क्रूड ऑयल और मिनरल्स मिल सकते थे, हमारा वो एक्सेस कट गया। तो गिलगित बल्टिस्तान वो एरिया है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जिंजियांग इस समय पे यहाँ पे इनके साथ बॉर्डर शेयर करता है। और पहले उसमें इसने यूरेशियन हार्टलैंड को हमें एक्सेस देता था, एनर्जी और मिनरल रिच सेंट्रल एशिया से हमको एक्सेस थी, और यहाँ तक कि हमारी एक्सेस रशिया तक थी। मुल्तान के ट्रेडर्स की बहुत सारे गिल्ड्स सेंट पीटर्सबर्ग में और मॉस्को में होते थे, वो यही रास्ता यूज करते थे, और जितनी भी एंशियंट ट्रेड रूट्स हैं उस पे हमारा एक्सेस था। अब गिलगित बल्टिस्तान वैसे भी बहुत रिच एरिया है, इसमें गोल्ड है, जो गोल्ड गिलगित बल्टिस्तान में है वो सबसे वर्ल्ड में बेस्ट क्वालिटी का गोल्ड है, यूरेनियम है, कॉपर है, मॉलिब्डेनम है, और बहुत बड़ा हाइड्रो पावर पोटेंशियल है क्योंकि रिवर इंडस और बहुत सारे रिवर्स फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो इसमें गिलगित बल्टिस्तान एक बहुत ही प्रॉस्परस हमारा टेरिटरी है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताती हूँ गिलगित बल्टिस्तान के। तो इसमें बहुत 20 कम से कम हाई पीक्स हैं, और जो K2 पीक है ये माउंट एवरेस्ट के बाद सबसे हाई है। इसमें सबसे बड़े 3 ग्लेशियर्स पोलर रीजन के बाहर गिलगित बल्टिस्तान में है, जो एक फ्रेश वाटर रिसोर्स है। आजकल पानी सबसे ज्यादा प्रेशियस रिसोर्स बन रहा है। गिलगित बल्टिस्तान में 3 लार्जेस्ट ग्लेशियर्स आउटसाइड पोलर रीजन है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एक हमारे पास वाटर, फ्रेश वाटर रिसोर्स है। उसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत फर्टाइल वैलीज हैं, और सबसे हाईएस्ट प्लेटो दियोसाई है जिसमें ग्रासलैंड है, जहाँ पे यैक्स जो है, जहां से हमें पश्मीना वूल मिलता है, वो वहां पे ग्रेस करती हैं, और डेजर्ट लाइक एरियाज भी हैं। तो मतलब यहाँ पे जो हमारा टूरिज्म पोटेंशियल बहुत हाई है। मैंने बताया था जीबी बहुत रिच है मिनरल्स में, गोल्ड माइंस जो हैं वो सबसे बेस्ट क्वालिटी गोल्ड है। जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मैं पुरानी कहानी अभी उसमें कही थी, तो उसमें ये भी लिखा था कि जो रिवर जैसे जब नीलम तक पहुंचता था पूरे में इतना गोल्ड डस्ट होता था कि जब लोग वहां पे डुबकी लेते थे मंदिर जाने से पहले,
तो जब वो बाहर निकलते थे तो वो सोने के डस्ट से कवर्ड होते थे। जो हुंजा करके जो एरिया है, हुंजा जो एक जम्मू कश्मीर का एक वैसल स्टेट था, वहां का जो मीर था, जो वहां का राजा था, वो जम्मू कश्मीर के राजा को ट्रिब्यूट गोल्ड डस्ट के सैक्स में देता था, बोरियां भर भर के और चेस्ट भर भर के गोल्ड डस्ट जो होता था उससे ट्रिब्यूट होता था। और जो अगर आप पढ़ेंगे जो नेशनल आर्काइव्स में जाके रिकॉर्ड्स, तो जो ट्रेड्स होती थी, ट्रेडिंग भी गोल्ड डस्ट में होती थी, इतना सोना रिवर्स में बहता था। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी पोटेंशियली रिच है। और अब तो यूरेनियम है जो आजकल का न्यू गोल्ड है। तो मैंने बताया कि जीबी जो है वो फास्ट फ्लोइंग रिवर से ब्लेस्ड है, जिसका बहुत हाइड्रो पावर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और गिलगित बल्टिस्तान के लोगों के बारे में बताती हूँ। गिलगित बल्टिस्तान शिया डोमिनेटेड है। तो गिलगित एक एरिया है जिसको पहले हम दर्दिस्तान बोलते थे, महाभारत में भी इसका वर्णन है। और दरद लोग जो हैं ये इंडो आयरन ओरिजिन के हैं। उनकी भाषा शीना है, जिसका जो संस्कृत से उसका काफी कनेक्शन है। फिर यहाँ पे वाखी बोली जाती है, और एक बुरोशस्की है भाषा जो सिर्फ उस एरिया में बोली जाती है। फिर जो बल्टिस्तान एरिया है वो है बल्टी लोगों के साथ, जो मंगलोइड लुक है उनकी, वो सिमिलर टू लद्दाखी लोग हैं। उनकी भाषा बल्टी है जो लद्दाखी और तिब्बतन के साथ, और वो तिब्बतन स्क्रिप्ट में है। और जो अब आपको जान के ये बहुत अचंभा होगा कि जबकि ये बल्टी है, शिया है, लेकिन ये अपना प्री इस्लामिक कल्चर नहीं भूले हैं। जो स्वास्तिक है वो वहां पे उसको युंग ड्रुंग बोलते हैं। और जैसे हम स्वास्तिक को बहुत हम प्योर मानते हैं और रिवेयर करते हैं, इसी प्रकार से बल्टी लोग जो हैं वो भी युंग ड्रुंग और स्वास्तिक को बहुत प्योर मानते हैं। उनकी मॉस्क्स में मिलेंगे आपको स्वास्तिक, उनके कैटल कॉलर्स पे आपको स्वास्तिक मिलेंगे। और 1988 से जो जब मुशर्रफ थे वहां पे, तो मुशर्रफ ने यहाँ और वो जो भुट्टो के टाइम से, तब से ये सेक्टेरियन वायलेंस वहां पे शुरू हुआ। सुन्नी होड्स आए और वहां पे उन्होंने शिया के अगेंस्ट राइट शुरू हुए। और अब अगर हम देखें तो शिया थोड़े कम हो रहे हैं और सुन्नी बढ़ रहे हैं। और वहां पे सेक्टेरियन वायलेंस शिया सुन्नी का बहुत बढ़ गया है। अब मैंने आपको युंगड्रुंग बताया था, तो जो वहां पे फ्लैग ऑफ बल्टिस्तान है, तो उनके स्टूडेंट फेडरेशन का जो साइन है फ्लैग पे वो भी स्वास्तिक है। जो उनकी भाषा है, जिनको लद्दाखी आती होगी या बल्टी आती होगी वो पढ़ सकेंगे। और ये वहां पे मॉस्क है खपलू में, एक पेंटेड मॉस्क। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उसकी सीलिंग पे स्वास्तिक दिखेंगे। अब 1947 में क्या हुआ, कल आशुतोष जी ने आपको गिलगित म्यूटनी के बारे में बताया था। तो उन्होंने बताया भी था कि इस प्रकार से वो एक कॉन्स्पिरेसी थी, क्योंकि गिलगित जो था 1 अगस्त 1947 को एक नेशनल गैजेट में उन्होंने ब्रिटिश ने गिलगित एजेंसी को महाराजा हरि सिंह को वापस कर दिया था। नवंबर 1947 में गिलगित म्यूटनी हुई, जो एक मैन्युफैक्चर म्यूटनी थी। और जहाँ पे मेजर ब्राउन जो थे, जो गिलगित स्काउट्स के हेड थे, उन्होंने एक इलीगल मैनर में पाकिस्तान से एसीड कर लिया, जबकि उन्हें कोई हक नहीं था, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने भारत से 26 अक्टूबर को विलय कर लिया था। तो ये बिल्कुल इलीगल था। और मैं आपको एक बात बता दूं कि 1 अगस्त को जब गिलगित एजेंसी महाराजा हरि सिंह को वापस करी गई, तो गिलगित और बल्टिस्तान में बड़ी खुशी का माहौल था और बहुत खुश थे वहां के लोग कि अब हमको हमारा डोगरा राजा वापस मिलेगा। 3 महीने में क्या हुआ कि वहां के लोग पूरा बदल गए और नवंबर 1947 में गिलगित म्यूटनी हो गई। और अगर आप टॉप सीक्रेट पेपर्स मैंने पढ़े हैं 1950 के, जो हमारे जो एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज में थे, तो उसमें लिखा था कि 3 महीने के अंदर ही गिलगित के लोग पाकिस्तान से परेशान हो गए थे। लेकिन हमने तब कुछ स्टेप नहीं लिया। और उसके बाद गिलगित म्यूटनी के बाद पाकिस्तान आर्मी जो थी, उन्होंने बल्टिस्तान वाला एरिया जो है उसको फरवरी 1948 से वहां पे अटैक करना शुरू किया। और ये यहाँ तक कि ये लद्दाख में पहुंच गए थे, लेह तक ये लोग इन्वेड करने वाले थे पाकिस्तान आर्मी, लेकिन हमारी भारतीय सेना ने उन्हें वापस खदेड़ा। लेकिन सीज फायर 1 जनवरी 1949 को अनाउंस हो गई। इस वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए
और उस दिन से गिलगिट और बल्टिस्तान एरिया जो है वो पाकिस्तान की ऑक्यूपेशन में चला गया। अब पाकिस्तान ने क्या किया, 1949 में गिलगिट बल्टिस्तान को अलग करा और उसको बोल दिया नॉर्दर्न एरियाज, और नीचे उन्होंने मीरपुर मुजफ्फराबाद, हाँ, तो मीरपुर मुजफ्फराबाद को उन्होंने कश्मीर बना दिया। 1974 में पाकिस्तान ने, जो अभी हमने कल आपको बताया था इन्होंने कैसे महाराजा हरि सिंह का एक स्टेट सब्जेक्ट रूल था जो बाद में 35A बना और हमने हटाया 2019 में। पाकिस्तान ने 1974 में गिलगिट बल्टिस्तान से ये रूल हटा दिया था और उन्होंने फिर वहां से जो पाकिस्तानी थे सुन्नी और जो पश्तून थे उनको गिलगिट बल्टिस्तान में बसने की अनुमति दी। एक काराकोरम हाईवे बनाया गया चाइना की हेल्प के साथ, इसको चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप रोड बोलते थे वो लोग। और जो मैंने आपको कश्गर दिखाया था जिनजियांग में, उसको उन्होंने गिलगिट से कनेक्ट किया और आगे रिक्वेस्ट है प्लीज लोग स्क्रीन शेयर ना करें, मैं बार बार फिर मुझे वापस आना पड़ता है। तो उसके बाद गिलगिट के बाद फिर जो नॉर्मल पाकिस्तानी हाईवेज थी उनसे कनेक्ट होके चाइना को पाकिस्तानी पोर्ट तक एक्सेस बन गया। फिर 2013 में सेपेक साइन हुआ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसका हार्ट जो है वो काराकोरम हाईवे है, काराकोरम कॉरिडोर हार्ट है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से हमारा एरिया लिया और इस प्रकार अब चाइना ने उस एरिया को भी एक तरह से अपने कब्जे में कर लिया। कल सेपेक पे काफी बातें हुई थी, काफी चर्चा हुई थी। अगर आप ये मैप देखेंगे तो आप समझ सकेंगे कि कितना जरूरी है चाइना के लिए कि ये कि पाकिस्तान गिलगिट बल्टिस्तान को ऑक्यूपाई करके रहे, क्योंकि जो काराकोरम हाईवे है वही पॉइंट है जहां से चाइना कनेक्ट होता है ग्वादर से। अगर ये एरिया पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई ना किया होता, ये भारत के पास होता, तो ये भारत का एरिया होता और यहाँ पे चाइना को कोई यहाँ से जाने का मौका नहीं मिलता। तो अब आप ये समझिए कि किस प्रकार चाइना ने ज्योग्राफी की ऑप्टिमल यूज करी है अपने स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स के लिए, और भारत का जो ये एरिया था, हम इस स्ट्रैटेजिक बेनिफिट से हम लोग आइसोलेट हो गए हैं। इसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तो चाइना ने अपना एक्सेस सिक्योर कर लिया है गल्फ ऑफ हॉर्मुज से और सुएज कैनाल से, और हमारा जो पूरे का पूरा एनर्जी सप्लाई जो मिडिल ईस्ट से आती है वो कभी ना कभी ग्वादर एयरपोर्ट जब पूरा डेवलप अगर हो गया, क्योंकि वहां पे नेवल प्रेजेंस होने वाली है चाइना की, तो हमारे लिए ये थ्रेट मिलिट्री बन सकता है। सेपेक भी अगर आप उसका रूट देखेंगे बिल्कुल भारत के साथ होके जाता है, भारत के थ्रू तो जाता ही है, गिलगिट बल्टिस्तान में पूरा रास्ता बिल्कुल भारत की बाउंड्री के साथ साथ जाता है। तो हमेशा हमारे लिए एक मिलिट्री थ्रेट भी ये है। वो चाइना कहता है ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है, सब जानते हैं ये इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं, ये मिलिट्री कॉरिडोर है। अब हम कमर्शियल इम्प्लीकेशन ऑफ सेपेक्स अगर हम देखें, आप फिर वो मैप देखिए, कशगर से काराकोरम हाईवे कैसे होते हुए ग्वादर पहुंच रहा है। तो और ये गिलगिट बल्टिस्तान में जो माइंस हैं, बाप रे, लोगों से निवेदन है कि हम रिक्वेस्ट करते हैं ये सब लोग ना करें क्योंकि बीच में वो टूट जाता है पूरा। तो मैंने बताया सेपेक इज नॉट ओनली कि एक रोड बनेगी, सेपेक के अंदर ऑयल पाइपलाइन बनेगी, हाई स्पीड रेलवे बनेगा और माइनिंग होगी। तो जो हमारी माइंस हैं गोल्ड की, यूरेनियम की, मॉलिब्डेनम की, 2000 माइनिंग लीसेस पाकिस्तान ने चाइना को दी हैं। वैसे ये माइंस उनको बहुत सालों से दी गई थी, लेकिन अब उन्होंने ऑफिशियली उनको लीज कर दिया है। तो आइए हमारा है या हमारी मिनरल वेल्थ है जो पाकिस्तान ने चाइना को दे दी है। फिर चाइना ने एक इंडस कैस्केड सोचा है, वो इंडस कैस्केड स्कार्डू करके मैंने आपको एक जगह दिखाई थी, रिवर इंडस पे शुरू होगा, 5 डैम बनेंगे, उसमें एक डायमर भाषा डैम भी है, और ये
पीओजे के तक ये 5 डैम्स बनाए जाएंगे और ये पूरा का पूरा जो इसका हाइड्रो पावर है ये चाइना को जाएगा। जिनजियांग में ये अपनी फैक्ट्री सेटअप करेगा और पाकिस्तान को ये नहीं मिलेगा और उसका पानी भी उधर ज्यादा जाएगा। और ये हमारा भारत का जो हमारा जो एक नेचुरल रिसोर्स है वो चाइना एक तरह से हाईजैक कर रहा है। जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, आपने देखा था अफगानिस्तान के ऊपर ताजिकिस्तान है और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, वो बहुत रिच है ऑयल और मिनरल्स में। एक हमारी टापी चल रही है लेकिन वो फिर पाकिस्तान के थ्रू होके आएगी, तो नहीं तो हमारा डायरेक्ट हम अफगानिस्तान के थ्रू गिलगित बल्टिस्तान के थ्रू हम लोग अपनी वहां से नेचुरल गैस पाइप करके ला सकते थे भारत तक। और जो मिनरल्स हैं वो भी हम सेंट्रल एशिया से ला सकते थे। सेंट्रल एशिया को अपनी चीजें हम इंपोर्ट कर सकते थे, पर अब हमारा एक्सेस घट रहा है। और ये हमेशा प्रोबेबिलिटी है कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं वो भी सेपेक में ज्वाइन हो जाएंगी और उनको भी बहुत एक छोटा रास्ता मिलेगा अरेबियन सी तक अपना सामान पहुंचाने का। अब चाइना को जो रॉ मटेरियल्स हैं जो अफ्रीका से मिलते हैं, मिडिल ईस्ट से जो मिलते हैं, वो सेपेक के थ्रू ही जाएंगे चाइना मेनलैंड में, और जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं वो सेपेक के थ्रू ही वापस जाएंगे इन एरियाज में। और मैंने जैसे बताया ग्वादर पोर्ट कैन इमर्ज एज एन ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि हमारी इंडियन नेवी जो है वो बहुत स्ट्रांग है इंडियन ओशन में, चाइना की नेवी नहीं है उतनी स्ट्रांग। तो एक तरह से हमारी जो इंडियन नेवी की जो पावर है उसको ऑफसेट करने की कोशिश है चाइना की और पाकिस्तान की। मैंने आपको गोल्ड डिपॉजिट बताया था गिलगित बल्टिस्तान में, वहां पे लोग इस तरह से सैंड निकालते हैं और गोल्ड डस्ट अभी भी लोग कलेक्ट करते हैं और वेफर्स। दूसरा मैप है, ध्यान से देखेंगे कितनी सारी गोल्ड माइंस बिखरी पड़ी हैं, सैटेलाइट मैप है। अब हमें समझना है गिलगित बल्टिस्तान की इंपॉर्टेंस, ये मैप आपको समझा देगा। अगर आप ये मैप देखेंगे कशगर से किस प्रकार ग्वादर से जा रहा है सेपेक, और ये 10 दिन में किस प्रकार सेंट्रल एशिया से चाइना मेनलैंड चाइना में जो गुड्स आ रहे हैं और एनर्जी मिल रही है वो कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। इस समय इसको 45 डेज लगते हैं और ये 45 डेज हमारी भारतीय नेवी पहले इस एरिया में बहुत स्ट्रांग है, उसके बाद ये जो इंडो पैसिफिक और जो नया क्वाड बन रहा है और यूएस है साउथ चाइना सी में वो है स्ट्रांग, मलक्का स्ट्रेट में सिंगापुर यूएस बहुत स्ट्रांग है। तो चाइना को हमेशा मलक्का स्ट्रेट्स पे एक डर बैठा होता था कि हमारी सप्लाई अमेरिका बंद कर सकता है और यहाँ पे हम भारत की नेवी इनकी सप्लाई बंद कर सकती है। तो इन्होंने वो पूरा बाईपास करके ओवरलैंड रूट बना के चाइना का ये प्लान है। अब देखते हैं वो सक्सेसफुल होता है या नहीं। अब ये मैप जो है ये भी मैंने पाकिस्तानी साइट से लिया है। ये मैप में इसलिए जरूरी है क्योंकि आप ये देखिए कि जो सिनो पाक नेक्सस है उससे चाइना ने कैसे रोड्स अपनी इन्होंने कितनी सारी रोड बना दी। पहले ये पोनी ट्रैक होते थे, इसके बाद इनको इतना बड़ी बना दिया है कि इसमें मिलिट्री सप्लाईज आराम से जा सकती हैं। काराकोरम हाईवे से चाइना पाकिस्तान को पूरा मिलिट्री सपोर्ट देता है। तो एक उन्होंने सबसे पहले अगर आप ये देखेंगे मैंने एक लाइन काट के सियाचिन लिखा है, इन्होंने सियाचिन का एरिया नाच प्रोविंस में ले लिया है। ये पाकिस्तान ने जो रोड दिखाई है वो भारत के अंदर तक दिखाई है पर वो भारत के अंदर तक नहीं आती हैं। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये करगिल है, करगिल की वॉर हुई थी। ये स्कार्डू है, स्कार्डू जो था ले हमारा समर कैपिटल था, स्कार्डू हमारा विंटर कैपिटल होता था। तो ये स्कार्डू में इन्होंने जो वहां पे एक एयरपोर्ट है उसको इन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया है चाइना ने, और यहाँ पे इनके बड़े बड़े एयरक्राफ्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी लैंड हो सकते हैं। और अब आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए ये कितना बड़ा मिलिट्री थ्रेट है। फिर इन्होंने एक शिगर करके जगह है वहां पे एक चाइना ने ब्रिज बनाया था। जब करगिल वॉर हुई थी तो हमारी आर्मी ने जितने और सड़कें थी उनको पूरा वहां से सप्लाई बंद कर दी थी। तो इस शिगर ब्रिज से सप्लाई जाती है सियाचिन को और इस सेक्टर को पाकिस्तान से जाती है वहां की सप्लाई। और इन्होंने बना दी है रोड्स पूरा अफगानिस्तान के बॉर्डर तक, ताजिकिस्तान के बॉर्डर तक, ताकि अगर कहीं से भी अटैक हो
तो काराकोरम हाईवे के थ्रू चाइना की मिलिट्री पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकती है। एक ब्रिज और बनाने का उनका प्लान है। प्लीज आप लोग ना स्क्रीन मत शेयर करिए क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पूरा वो टूट जा रहा है हमारा जो एक बन रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक वो अब एक ब्रिज बनने जा रहा है। प्रताप ब्रिज नाम दिया जाएगा। प्रताप सिंह जी डोगरा राजा थे। वो गिलगिट और बल्टिस्तान जो एरिया है, ग्रीन जो एरिया है, इसे कनेक्ट करेगा ताकि और जल्दी मिलिट्री मूवमेंट हो सके। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार गिलगिट बाल्टिस्तान ऑक्यूपाई करके चाइना के साथ नेक्सस करके उन्होंने किस तरह से रोड्स बनाई हैं ताकि स्विफ्ट मिलिट्री मूवमेंट हो सके। अब जो नॉन मुस्लिम से गिलगिट के, उनके साथ क्या हुआ जब गिलगिट म्यूटनी हुई और जब पाकिस्तान आर्मी आई। मैंने बताया स्कार्डू था विंटर कैपिटल, तो वहां पे हमेशा से लद्दाख के लोग रहते थे, बहुत सारे बुद्धिस्ट थे। फिर जब गिलगिट एजेंसी वापस करी गई महाराजा हरि सिंह को, तो उनके जो ऑफिसर्स थे, उनके जो जो काम करने वाले पोस्ट वाले थे, क्लर्क्स वगैरह, वो भी गिलगिट में थे, बल्टिस्तान में थे, और वहां पे वैसे भी बहुत सारे ट्रेडर्स होते थे। तो जब ये म्यूटनी हुई तो जितनी भी सिख और हिंदू पॉपुलेशन थी गिलगिट की, उसको गिलगिट फोर्ट में बंद कर दिया गया और उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया। जो सेना थी, जो गिलगिट स्काउट्स में तो कोई हिंदू नहीं थे और सिख नहीं थे, लेकिन जो महाराजा की जो थी JN के, जो वहां पे उनके जो इन्फेंट्री वगैरह जो वो थे बटालियंस, जो बुंजी में थे, तो रातों रात जितने सिख्स थे बुंजी में, ऑफिसर और सोल्जर्स, उनको मार दिया गया ताकि वो म्यूटनी को ना रोक सके। अगर उनको ना मारा होता तो शायद ये म्यूटनी होती ही नहीं। जो हिंदू ट्रेडर्स थे कशगर में, मैंने बताया था हिंदू ट्रेडर्स थे, तो सबसे पहले उन्होंने रिपोर्ट भेजी कशगर में जो ब्रिटिश काउंसिल थी कि गिलगिट में हमारे जो हिंदू ट्रेडर्स हैं उनको जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट करा जा रहा है और बिना, जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको मारा जा रहा है। तो पहले तो भारत ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम कहाँ कैसे जा सकते हैं वहां पे, गिलगिट बल्टिस्तान तो म्यूटनी हो रखी है, सब रास्ते बंद हैं। लेकिन जो जम्मू कश्मीर स्टेट के एम्प्लॉइज थे वहां पे, उन्हें किडनैप कर लिया गया और उनको ये बोला गया कि अब ये तो एरिया पाकिस्तान का हो गया, आप पाकिस्तान के एम्प्लॉइज हैं। उन्हें फ्रंटियर एरियाज में ले जाया गया और जो उनकी लेडीज थी उनको कन्वर्ट करा दिया गया और उनको फोर्सिबली पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर से उनकी शादी करा दी गई। नेशनल आर्काइव में मैंने एक पूरा केस पढ़ा है। एक पोस्टल क्लर्क थे धड़ जी, उनकी बड़ी बेटी की शादी जबरदस्ती एक पाकिस्तानी ऑफिसर से कराई गई और दूसरी लड़की को बचा लिया गया था। जितने भी नॉन मुस्लिम से महाराज की आर्मी में, उनको मार दिया गया था। मैंने बताया था बुंजी करके एक गैरिसन थी, वहां पे सब सिख्स को मार दिया गया था। अब स्कार्डू में जितने भी नॉन मुस्लिम्स थे, पहले तो वहां पे एक फोर्ट था स्कार्डू का फोर्ट, वहां जब अटैक हुआ तो जो स्कार्डू की बची हुई नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो स्कार्डू फोर्ट में गई। 6 महीने तक ब्रिगेडियर शेर जंग थापा ने स्कार्डू फोर्ट को बचाए रखा बिना किसी हेल्प के। लेकिन 14 अगस्त 1948 में उन्होंने सरेंडर करा। उसके बाद उनको तो बचा लिया गया, लेकिन और जितने भी नॉन मुस्लिम्स थे स्कार्डू फोर्ट में, उन सबको या तो कन्वर्ट कर दिया गया, लड़कियों को और आदमियों को मार दिया गया। फिर जो रिफ्यूजीज थे जो कशगर पहुंचे, हिंदू रिफ्यूजीज गिलगिट बल्टिस्तान से बच के, उन्होंने रिपोर्ट किया कि कम से कम 150 हिंदू और सिख जो ट्रेडर्स थे वो अपनी पूरी फैमिली के साथ उन्होंने इस्लाम को कन्वर्ट कर लिया है। अगर हम नेशनल आर्काइव्स में जाएंगे, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं कि हमारी बच्ची वहां फंसी है, हमारा बेटा वहां फंसा है, उसको बचा के लाओ। आगे हमें पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, कईयों ने बताया है कि उनकी फैमिली कन्वर्ट हो गई है। ये एक फॉरगॉटन वो है चैप्टर हमारे हिस्ट्री का। मेरी कोशिश है कि हम इसके बारे में और पता करें और हम पता करें कि क्या हुआ गिलगिट और बल्टिस्तान के नॉन मुस्लिम्स का। ये है गुरुद्वारा नानक शाही स्कार्डू में। ये गुरुद्वारा अब टूटा हुआ है क्योंकि वहां अब कोई हिंदू नहीं बचे, कोई सिख नहीं बचे। और ये मैंने ट्विटर पे मुझे मिला और एक जो मुस्लिम थे उन्होंने मुझे बताया कि जो उर्दू इंस्क्रिप्शन है
ये है कि अब ये नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की प्रॉपर्टी है। नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री वो ही है पाकिस्तानी की फोर्स जिन्होंने करगिल युद्ध में पार्ट लिया था। फिर हमारे लिंकेजेस क्या हैं गिलगित बल्टिस्तान के भारत के साथ? हमें समझना चाहिए, पहले हिंदू एरिया था, ये पूरा जिंजियांग तक हिंदू थे, और उसके बाद ये बुद्धिस्ट बना, यहाँ से बुद्धिज्म गई है चाइना और तिब्बत। तो ये पूरा एरिया में हजारों लाखों की संख्या में ये रॉक कार्विंग्स मिलेंगी। हमें पूरे के पूरे प्रूफ मिलेंगे कि हमारा क्या कनेक्शन था गिलगित बल्टिस्तान का भारतीय संस्कृति के साथ। ये गिलगित बुद्धा है, ये स्कार्डू में मंथल रॉक है, और ये जो इंडस कैस्केड बनेगा, ये डायमर भाषा डैम जो बनेगा, और ये जो रिजर्वायर्स बनेंगे, उनसे ये सब डूब जाएंगे। तो ये जो हमारे निशान है कल्चर के, हमारे जो निशान है, ये भी खत्म एक तरह से हो जाएंगे। हमें बहुत सचेत होना पड़ेगा और हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। यूनेस्को साइट्स हैं कई तो इनमें से, कि ये साइट्स को बचाया जाए। फिर यह है हुंजा करके, मैंने आपको जगह बताई थी जहां पे सोना इतना मिलता है डस्ट में, तो वहां पे ये रॉक है, ये यूनेस्को प्रोटेक्टेड साइट है। वहां पे हिंदूज पहले होते थे, वहां पे ब्रह्मी लैंग्वेज में हमको बहुत सारी रॉक कार्विंग्स मिली हैं। ये कृष्ण बलराम की कार्विंग्स हैं, ये चिलास करके, शिला इसका नाम था संस्कृत का, उस जगह पे मिले हैं। तो इस तरह से ऐसे हजारों हजारों की संख्या में रॉक कार्विंग्स आपको पूरे काराकोरम हाईवे पे जितने भी ट्रेड रूट्स हैं उनमें आपको ये सब मिलेंगे। और ये डर है कि अब ये जो इंडस कास्केट बनेगा, इन सब चीजों के डूबने का बहुत बड़ा डर है। फिर अब मैं आती हूँ चाइना ऑक्यूपाइड टेरिटरी ऑफ लद्दाख। आजकल ये एरिया काफी न्यूज में है जब से ये गलवान में चाइना ने अपना ये फेस ऑफ जब शुरू हुआ। तो लद्दाख को हम, क्या है लद्दाख का मतलब? लद्दाख का मतलब है लैंड ऑफ पासेस। हम सोचते हैं लद्दाख एक रिमोट एरिया है, नहीं। इंडिपेंडेंस से पहले लद्दाख जितने भी एंशिएंट ट्रेड रूट्स हैं उनकी क्रॉस रोड्स पे था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट थी ले यारकंड कशगर रूट। ये मैं ब्रिटिश मैप है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस रूट पे 1905 में रिकॉर्डेड है 25 लाख से ऊपर की ट्रेड होती थी, और चेस्ट भर भर के सोना और चांदी का डस्ट होता था। वहां से कशगर से और यारकंड, अगर आप ध्यान से देखेंगे, कशगर एक रूट आपको दिखाई थी गिलगित बल्टिस्तान से कशगर की, ये है लद्दाख से कशगर की रूट। यारकंड करके एक जगह आती थी, यहाँ का कॉटन बहुत फेमस था, तो यहाँ से लोग आते थे और ये लेह आते थे। लेह में भारत के जो ट्रेडर्स थे, यहाँ तक कि होशियारपुर, कुल्लू, यहाँ सबसे आते थे ट्रेडर्स लेह में, और वहां पे ट्रेडिंग होती थी। तो ये एरिया बहुत प्रॉस्परस एरिया था अगर आप देखेंगे ध्यान से। और अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें आप आजकल जिसका नाम बहुत चल रहा है, पैंगोंग लेक, रिवर इंडस, ले, तो ये सब एरियाज, ये ब्रिटिश मैप है। और ये इतना सेफ था, लोग बोलते हैं हरी सिंह के रूल के बारे में कई अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के डोगरा किंग्स का इतना सेफ था कि ये जो रूट थी, इसमें अगर आपका पोनी मर जाए या आपका याक मर जाए या आपका कैमल मर जाए, तो ट्रेडर्स अपना सामान वहीं छोड़ के दूसरी पोस्ट तक जाते थे, इतना सेफ था ये रूट। फिर तिब्बत के साथ जो हमारे जो थे, जो ट्रेड रूट्स थे, एक था ले गारटोक लासा, दूसरा था ले डेमचौक मिंसर। हो सकता है ये नाम आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन 1947 से पहले गारटोक, डेमचौक, ये नाम बहुत फेमस थे। ट्रेड रूट जो अंदर चलती थी फिर, तो वो एक तो श्रीनगर होते हुए जाती थी, स्कार्डू होते हुए, और एक जाती थी स्कार्डू से होशियारपुर तक। तो होशियारपुर के ट्रेडर्स तक सेंट्रल एशिया से कनेक्टेड थे ले के थ्रू और लद्दाख के थ्रू। 1949 में चाइना ने जिंजियांग को ऑक्यूपाई कर लिया, और काराकोरम पास के थ्रू जो ये हमारी ट्रेड चलती थी, ले यारकंड कशगर रूट, ये इन्होंने बंद कर दी। इसके बाद लद्दाख में बहुत इम्पोवरिशमेंट हो गया, और एक तरह से ये एनसर्कलमेंट भी इस सेक्टर में हमारा हो गया। अब हम अक्साई चिन डिस्प्यूट पे आते हैं। तो अक्साई चिन, इसमें चीन इज नॉट चीन, चिन इज प्लेस, व्हाइट प्लेस। अक्साई मतलब सफेद, तो ये पूरा सोडा प्लेन है, यहाँ कोई रहता नहीं, और सिर्फ जो समर्स में नोमैड्स यहाँ पे आके अपने याक्स को ग्रेजिंग होती थी। लेकिन
एक तरह से इस पे जो हक था, जो पास्चर जो हम लोग टैक्स लेते थे, तो वो महाराजा जम्मू कश्मीर का महाराजा लेता था, और जो ट्रेडर्स पास करते थे वो भी महाराजा को ही टैक्स देते थे। तो ट्रेड रूट्स पे जो कंट्रोल था वो जम्मू और कश्मीर का था, और अक्साई चिन पे भी जो कंट्रोल था एडमिनिस्ट्रेटिव और जो कलेक्ट करते थे, तो वो सब जम्मू कश्मीर के राजा पे था। तो ब्रिटिशर्स ने ये जो था, ये जो 3 लाइन है अक्साई चिन की, हमें समझना पड़ेगा ये तिब्बत और लद्दाख की बाउंड्री है। इसमें जो मैंने पहले आपको बताई थी उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये 3 बाउंड्री उन्होंने लाइंस बनाई ब्रिटिशर्स ने, कभी जमीन पे उनको डिमार्केट नहीं किया, उनको मैप्स पे बनाया अपने हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन के उनको क्या सिक्योरिटी थ्रेट लगी। सबसे पहली लाइन 1865 में बनाई गई, तो उसमें जो उस समय जो क्लेम्स थे, जो उस समय चल रहा था, उसके हिसाब से बनाई थी। तो वो उसमें अक्साई चिन फर्मली विद इन इंडिया था। उसके बाद एक जॉनसन अडग लाइन बनाई गई, वो एक मॉडिफिकेशन थी जॉनसन लाइन की 1897 में। और 1899 में क्या हुआ कि उनको लगा कि रशिया बहुत स्ट्रांग बन रहा है, तो चाइना को बफर स्टेट बनाई जाए। तो मैकार्टी मैकडॉनल्ड जी ने एक लाइन खींची, उसको उन्होंने नाम दिया मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन। उसमें उन्होंने अक्साई चिन चाइना में दिखा दिया, और ये जो लाइन है फिर बाद में ब्रिटिशर्स ने 1908 से उस लाइन को यूज करना बंद कर दिया, वापस वो जॉनसन लाइन या जॉनसन अडग लाइन पे आ गए। तो पूरे का पूरा इनिशियली जो ये था जो कॉन्फ्लिक्ट था, चाइना ने कहा हम तो अक्साई चिन को हम मानेंगे क्योंकि ये मैकार्टनी मैकडॉनल्ड ने ये लाइन बनाई, लेकिन जो भारत ने कहा कि जो जॉनसन लाइन है 1865 की और 1897 की लाइन है, हम वो फॉलो करते हैं। भारत जॉनसन अडग लाइन करता है फॉलो, और चाइना ने 1959 तक वो मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन फॉलो करता था। अब उसने कोई भी लाइन मानने से मना कर दिया है। तो थोड़ा मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने आपको काराकोरम पास दिखाया था, और ये गलवान रिवर आजकल ये बहुत चल रहा है, इसलिए सबको ये नाम शायद थोड़े पता होंगे। और ये पैंगोंग सो, ये पैंगोंग लेक जो है, शायक रिवर, आपने नाम ये सब सुन रहे होंगे। तो ये हमारा तो ये अक्साई चिन डिस्प्यूट का बेसिक ये है, जो ये 3 लाइंस थी। उसके बाद कैसे ऑक्यूपाई हुआ अक्साई चिन? तो सबसे पहले चाइना ने 1954 में एक रोड बनानी शुरू करी, जिसको उसने अक्साई चिन रोड बोलते हैं। ये जिनजियांग और तिब्बत को कनेक्ट कर रही थी। अगर आप देखेंगे ये मैप, तो ये भारत का जो अक्साई चिन है, जो भारत का एरिया है, उसके थ्रू जा रही थी। तो हमारे ट्रेड एजेंट से गार्टक, मैंने आपको नाम सुनाया था, और रूडॉक करके जगह थी, वहां के जो ट्रेड एजेंट्स है उन्होंने वापस बताया कि वहां पे चाइना रोड बना रहा है अक्साई चिन के थ्रू, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं मानी। तो क्योंकि ये सब की सब रोड उस समय पोनी ट्रैक्स थी, और ये अक्साई चिन रोड भी एक पुरानी ट्रेड रूट थी, जो कभी जिसमें बर्फ नहीं पड़ती थी, और 12 महीने वो रोड यूज हो सकती थी। तो जब 1957 में चाइना के पेपर्स ने रिपोर्ट किया कि हाईएस्ट रोड इज रेडी, तब भारत को एक अनऑफिशियल उनको एक देना पड़ा प्रोटेस्ट। तब तक भारत बिल्कुल नहीं मान रहा था कि चाइना ने ये रोड बनाई है। उसके बाद 1958 में ये पब्लिक के लिए खोल दी गई, तो भारत को उस समय एक स्टैंड लेना पड़ा। हाँ, और उस समय ये बहुत फेमस है, आपको अगर लाइन आपको ने सुनी होगी, जब चाचा जी नेहरू जी ने बोला था कि वहां पे तो कुछ नहीं, एक दिन का नहीं उगता, तो जाने दो उसको, क्या फर्क पड़ता है। तो ये कितना स्ट्रेटेजिक एरिया था जो हमने ऐसे ही जाने दिया। तो 61 में, तो 58 से लेके 61 तक हमने उनको क्लेम्स दिए। हमारे पास 600 से ऊपर क्लेम्स हैं, जिसमें हमारे पास पूरा जो हमने टैक्स कलेक्ट किया है पास्टर लैंड का, जो ट्रेडर्स से हमने टॉल बनाया है, जो रोड्स मेंटेन करी हैं अक्साई चिन में, सबके रिकॉर्ड्स हैं अच्छी तरह लिखे हुए। तो लेकिन चाइना ने हमारे किसी उसकी बात को नहीं माना। हमने फिर फॉरवर्ड पॉलिसी शुरू करी। अब ये फॉरवर्ड पॉलिसी हमने शुरू करी, हमारे पास सड़कें नहीं थी, तो हम लोग अपने जो आर्म्ड पेट्रोल से वो हम अपनी बाउंड्री तक भेजते थे। तो चाइना ने इसको कहा कि तुम इंट्रूड कर रहे हो हमारे पे,
और 20 अक्टूबर 19 हेलो चाइना ने लद्दाख को अटैक किया और नॉर्थ ईस्ट को एक साथ अटैक किया और 21 नवंबर 1962 को अपने आप सीज फायर करा और तब से चाइना ये पूरा एरिया ये ऑक्यूपाई करके रहा है। और ये मैं आपको बता दूं, इनकर्जन ये नहीं कि अभी 2020 में हो रही हैं, ये इनकर्जन्स जिस दिन से चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई किया है तब से ये इनकर्जन्स चल रही हैं। थोड़ा मैं आपको दिखाती हूँ। दौलत बेग ओल्डी आपने नाम सुना होगा, अब भारत और ये काराकोरम पास है। आपने शायद ले नाम सुना है, आपने चुशुल, कल बात हो रही थी और आजकल भी जो हमारी बातें हो रही हैं वो चुशुल में हो रही हैं चाइना के साथ। कल आपको चुशुल के बारे में भी बताया था, जहाँ पे हमारा तिब्बत और लद्दाख का बॉर्डर जिस ट्रीटी के थ्रू हमारा पूरा का पूरा रीअफर्म हुआ था। और ये सब मैं आपको एरियाज दिखा रही हूँ क्योंकि अब भारत ने यहाँ पे रोड बनानी शुरू कर दी है जो दौलत बेग ओल्डी तक जाएगी और जो हमारे ट्रूप मूवमेंट को फटाफट वहां पे भेज सकती है। तो अब मैं आपको कुछ हेडलाइंस दिखाती हूँ, 62 वॉर की हैं। आप देखिएगा वॉर से पहले की हेडलाइन, दिस इज न्यू नोट वार्न्स ऑफ क्लैश इन गालवान। ये जुलाई 16 की रिपोर्ट है, 1962 जुलाई 16 2020 we had same headlines all over again। तो हमें ये समझना होगा कि ये नया कुछ नहीं है, ये बहुत पुराना है। जो जनरल साहब हैं बैठे हुए उनको वो जरूर इस बारे में बताएंगे बाद में, मैं वेरी श्योर। मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ ताकि हम समझ सकें कि चाइना ने रोड्स बनाई, अक्साई चिन रोड बनाई थी। चाइनीज टैंक इन लद्दाख 4 पोस्ट फॉल, ये अक्टूबर 22 की रिपोर्ट है जब ये वॉर शुरू हो गई थी। और ये समझिए इसमें लिखा है कि this post manned by only 31 Indian soldiers had heroically repelled 3 determined acts inflicting heavy losses on Chinese who were 5 times the number। तो हमारी सेना कितनी बहादुर थी, अभी भी कितनी बहादुर है। तो हमको ये हेडलाइंस देख के, पुराने अगर पेपर्स की हेडलाइंस मेरे पास बहुत सारी हैं, जिनको चाहिए होंगी मुझसे ले सकते हैं बाद में। 62 में वॉर की हेडलाइंस और आज की 2020 की ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये है कि अब हम भी अपने टैंक्स वहां तक भेज सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ चाइनीज ऑक्यूपेशन, अक्साई चिन पे क्या इम्पैक्ट है। अगर हम ये मैप देखेंगे, फिर से मैं बता रही हूँ ये मैप ठीक नहीं है क्योंकि इसमें काराकोरम पास फिर चाइना में दिखाया गया है और सियाचिन ग्लेशियर फिर उन्होंने पाकिस्तान में दिखाया गया है। लेकिन इसमें हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो चाइना ने रोड्स बनाई हैं और ये जो खुंजरे पास के और मिंटाका पास से होते हुए ग्वादर एयरपोर्ट पहुंचती हैं, ग्वादर पोर्ट पहुंचती हैं, किस प्रकार स्कार्डू में उन्होंने एयरपोर्ट बना दिया है। आप करगिल देखिए, यहाँ पे ले देखिए, और किस प्रकार जो श्रीनगर से हमारी हाईवे नेशनल हाईवे 1 जाती है जो सियाचिन को पूरा का पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट देती है। तो आप समझ सकते हैं कि 2 फ्रंट वॉर का जो प्लान है वो ही अपने दिमाग में रख के चाइना ने ये सब सड़कों का जाल बनाया है, इंडिया को एनसर्कल किया है। सियाचिन ग्लेशियर है जो बीच में खड़ा है, जो पूरा का पूरा इनका डोमिनेशन नहीं होने दे रहा। सियाचिन ग्लेशियर में जो हमने हाइट ऑक्यूपाई करी है वो सबसे ऊंची हाइट है। उसकी वजह से ये पाकिस्तान गिलगित बल्टिस्तान डायरेक्ट अक्साई चिन से कनेक्ट नहीं हो पाता है। अगर ये हमारे पास सियाचिन ना होता इस समय तो ये पूरा का पूरा एरिया चला गया होता और हमारा ये पूरा का पूरा लेह लद्दाख का एरिया और पूरा भारत का एरिया एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही वल्नरेबल हो जाता। तो आप ये समझ लीजिए एक अक्साई चिन जो है एक लिसनिंग पोस्ट बन गई है चाइना के लिए। और अगर आप न्यूज सुन रहे होंगे तो अक्साई चिन एरिया में चाइना ने वहां पे उन्होंने मिसाइल बेस बना लिए हैं, उन्होंने एयरपोर्ट्स बना लिए हैं और वहां पे जितनी भी विलेजेस उन्होंने अपनी ऑक्यूपाई करी हैं भारत की जो थोड़ी बहुत है उन सब में उन्होंने सैटेलाइट्स लगा रखी हैं जो भारत की पे नजर रखती हैं। और एक तरह से अक्साई चिन ऑक्यूपाई करके तो उन्होंने हमारी भारतीय नेवी की जो उन्होंने जो डोमिनेंस है उसको वो कोशिश करते हैं शायद हम यहाँ से उनको हम ब्लैकमेल कर सके भारत को।
तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताती हूँ जो हम कई बार भूल जाते हैं अक्साई चिन के बारे में। तो अक्साई चिन था, ये हमेशा से ये जो बाउंड्री थी ये तिब्बत और लद्दाख की बाउंड्री थी, लेकिन चाइना ने तिब्बत का एक जो कल्चरल, इसलिए इन्होंने अक्साई चिन को जो ऊपर का पार्ट है ये जिनजियांग प्रोविंस में रखा है, और ये होतन प्रीफेक्चर है। होतन वहां का एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस का, तो इन्होंने अक्साई की पहचान बनाने के लिए इसको जिनजियांग प्रोविंस का पार्ट बनाया, जबकि हिस्टोरिकली जिनजियांग से अक्साई चिन है। और जो नीचे का पार्ट है जहाँ पे आप में डेमचोक, मैंने आपको कई बार बताया, तो ये डेमचोक का एरिया जो है ये तिब्बत में हुआ है। ये बाउंड्री 1962 वॉर में, अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे या कोई भी आप आर्टिकल पढ़ेंगे, इस एरिया को वो लोग इंडो लद्दाख तिब्बत या इंडो बोली जाती थी, कभी चाइना इंडो बाउंड्री नहीं बोली जाती थी। भारत के साथ कभी बॉर्डर शेयर नहीं किया था। जब उसने जिनजियांग ऑक्यूपाई किया 1949 में, तब से एक बाउंड्री वहां बनी। फिर जब उसने तिब्बत ऑक्यूपाई किया 1950 में, उसके बाद हमारी बाउंड्री बनी चाइना के साथ। नहीं तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारा कभी चाइना के साथ कोई कॉमन बॉर्डर नहीं था। तो हमारा जो 1684 में एक ट्रीटी थी लद्दाख और तिब्बत के बीच में, उसमें ये तिब्बत बॉर्डर आराम से पूरा डिमार्केट हुआ था। यही जो ट्रीटी थी, इसका बॉर्डर चुशुल की जो ट्रीटी थी 1842 की, उसमें रिपीट हुआ था। चाइना ने प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा लद्दाख और तिब्बत की बाउंड्री को जो जैसी है उसको कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। चाइना ने अपना ये प्रॉमिस तोड़ दिया है, और हमारे पास 680 क्लेम से ज्यादा है। एमईए का 3 वाइट पेपर्स हैं, एमईए के 3 वाइट पेपर हैं जिसमें हमारी पूरी की पूरी क्लेम्स हैं। कोई रिसर्च करना चाहे तो वो गूगल कर सकता है, एमईए वाइट पेपर्स ऑन अक्साई चिन, पूरा आपको वहां पे जितना मटेरियल है सब आपको मिल जाएगा। तो आप अब समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारी ये बाउंड्री जो थी इंडो तिब्बत बाउंड्री, ये किस प्रकार चली। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये चाइना के मैप्स हैं जो ये प्रूव कर रहे हैं कि भारत में था। पहला मैप मैं दिखा रही हूँ, ये 1893 का मैप था। ये चाइना के ही ऑफिशियल ने, हेलो, ये चाइना के ऑफिशियल ने ही दिया था। हाँ जी, ये चाइना के ऑफिशियल ने ही दिया था ब्रिटिशर्स को। ये ध्यान से देखेंगे, अक्साई चिन भारत में है, और ये जो है मैप ऑफ चाइना ये 1917 का है। ये भी वो बाउंड्री शो करता है जो भारत की है। आती हूँ ट्रांसकोरम ट्रैक्ट्स पे। ये आपको समझना पड़ेगा कि पामीर जो एरिया था उस पे एक उन्होंने ट्रीटी बनाई गई थी, और ये जो रफली ब्रिटिश एम्पायर, रशियन एम्पायर, इंपीरियल चाइना, ये जो मैंने आपको पिंक वाला एरिया दिखाया था ये उस वाले एरिया का है। तो इस एरिया में आपको ऐसे नाम सुनाई देंगे जो पहले कभी शायद हमने सुने ना हो। एक है तगदुम्बश पामीर, एक है रस्कम और शक्सगम। ये तीनों एरिया ट्रांसकोरम के पार हमारे भारत में एक हिस्सा थे, लेकिन भारत सिर्फ शक्सगम वैली पे अपना क्लेम करता है, जबकि 1947 तक ये एक्सेप्टेड था कि जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर था वो पामीर तक था और वो सोवियत यूनियन को टच करता था। ये बात हमें समझनी होगी कि कैसे हमने अपनी ये टेरिटरी भूल के हमने गंवा दी है। तो मैं आपको शक्सगम के बारे में थोड़ा बताती हूँ। आप देखिए, शक्सगम वैली, सियाचिन ग्लेशियर, अक्साई चिन आप समझ गए हैं, ऊपर अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान। तो जब शक्सगम वैली पाकिस्तान ने चाइना को 2 मार्च 1963 में दी, उसके बाद चाइना ने यहां से फीडर रोड्स बना दी हैं। हेलो, हाँ जी, अच्छा वाइंड अप करती हूँ। ओके जी, वाइंड अप करती हूँ। ठीक है जी, मैं वाइंड अप कर रही हूँ। अच्छा जी, ओके।
You may please continue, madam. ओके ओके आई थॉट थोड़ा सा बस है बचा हुआ, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि शक्सगम वैली जो है, कीजिए आप आराम से कीजिए प्लीज, आराम से कीजिए। अच्छा ठीक है जी, ओके जी। तो ये जो शक्सगम वैली है, तो अब आप सियाचिन ग्लेशियर की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। तो इन्होंने 2 बनाई हैं शक्सगम वैली के थ्रू। एक मिलिट्री जो मैंने बताया था, इनका होटन है, उससे गिलगिट को कनेक्ट किया है डायरेक्ट, और एक फीडर रोड बना के इन्होंने गिलगिट को अक्सई चिन से कनेक्ट किया है। तो पहले एक जमाने में लद्दाख से, नुब्रा से होती हुई एक रूट सियाचिन से होती हुई शक्सगम वैली जाती थी। तो ये हमें समझना चाहिए कि सियाचिन ग्लेशियर कितना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से रोड एक शक्सगम तक जाती थी। और अगर हम ये मैप देखेंगे तो हम समझ सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर भारत के लिए कितना जरूरी है। फिर ये जो मैंने फोटोज है, ये 1924 की हैं। मेजर मेसन थे ब्रिटिश आर्मी के, वो सियाचिन गए थे नुब्रा होते हुए, फिर आगे शक्सगम गए थे। तो इन्होंने शक्सगम की फोटो खींची है सियाचिन से होते हुए, जब वो शक्सगम गए थे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, नदियां हैं, अब आप देख सकते हैं। अब मैं आपको तगदम्बुश पामीर के बारे में बता रही हूँ। 1947 में जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है ब्रिटिश जॉइंट सेक्रेटरी क्रिचन की, उसमें लिखा है क्लियरली कि जो सोवियत यूनियन है और भारत है, उसकी एक छोटी बाउंड्री पामीर पे है। 1905 तक ब्रिटिश ने ये मेंशन करा है अपने रिकॉर्ड्स में कि जो हुंजा का जो मीर था, मैंने बताया था आपको उनके बारे में, तो वो तगदम्बुश की वखी ट्राइब से ट्रिब्यूट लेता था। 1935 तक हमारे पास रिकॉर्ड्स पूरे हैं नेशनल आर्काइव्स में। जो जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट थी, वो वहां तगदम्बुश पामीर से वहां से ट्रिब्यूट लेती थी। वो जगह थी दरवाजा। मैप भी गलत है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान को ये पाकिस्तान दिखा रहा है। और ये एमए का मैप है, इसमें भी इन्होंने तगदम्बुश और रक्षसम दिखाया है। ये काराकोरम के ऊपर का एरिया रस्कम है, जहां पे हमारे क्लेम्स मैप दिखाया था, जिसमें तगदम्बुश पामीर और ये रस्कम और ये शक्सगम, ये एरियाज भारत के क्लेम में थे। पर क्योंकि हम लोग भूल गए हैं, तो ये एरिया चले गए हैं। रस्कम था, जो हुंजा मैंने बताया था, ये जम्मू कश्मीर का वैसल स्टेट था। इस पे रस्कम वैली में इनके पुराने क्लेम्स थे। ये जो वहाँ पे ट्रेड कैरावैन आते थे काराकोरम पास से होते हुए, तो वहां से उनसे टैक्स लेते थे, वहां का लैंड कल्टीवेट समर्ज में करते थे, और वहाँ की जो माइंस थी वो समर्ज में वर्क करते थे। और वहां पे ये भी कहते थे कि वो अपनी जो वाइज होती थी वो भी वहीं कैरावैन से लेते थे। और ये कुछ ट्रिब्यूट चाइना को देते थे ताकि वो ये टैक्स दे सके कैरावैन से, और वो उनको चाइना से भी गिफ्ट मिलती थी। फिर ब्रिटिशर्स ने पूरे के पूरे प्रूफ इकट्ठे कर रखे हैं कि रस्कम में कितने हमारे मीर ऑफ हुंजा और जम्मू कश्मीर राजा के क्लेम्स थे। फिर उन्होंने मीर ऑफ हुंजा को 1905 के बाद उन्होंने ये कहा कि तुम अपना जो कनेक्शन है चाइना के साथ तोड़ो, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये डर था कि जो खुंजरे पास वगैरह पूरा एरिया जो है ये हुंजा के अंदर आता था। ब्रिटिशर्स को डर था कि रशिया ने अगर मीर ऑफ हुंजा से दोस्ती कर ली, तो वो ये जो चाइना ने अब जो रोड बनाई है, उन्हें डर था कि रशिया ये रोड बनाएगा और वो आगे जाके पोर्ट तक, अरेबियन सी तक पहुंच सकता है। तो उन्होंने मीर ऑफ हुंजा से अपना जो भी उनके लिंक्स थे चाइना के साथ, वो तोड़वा दिए, और जो हमारे रस्कम वैली के क्लेम्स थे वो उस तरह से उन्होंने खत्म कर दिया। अब मैं आती हूँ मिंसर पर। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कल आपको आशुतोष जी ने बताया था, तो जो मानसरोवर यात्रा जो होती थी, जो सेंचुरी से चली आ रही थी, वो मिंसर जो था, वो हमारा वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ विलेजेस था जो भारतीय प्रॉपर्टी थी। पहले वो लद्दाख की प्रॉपर्टी थी। 1864 की जो ट्रीटी थी उसमें क्लियर कर रखा है कि द किंग ऑफ लद्दाख रिजर्व फॉर हिमसेल्फ द विलेज एंड एरिया अराउंड मिंसर एंड कैलाश मानसरोवर। तो उसके बाद ये जो एनक्लेव था, बहुत कम लोग थे, पर ये कैलाश मानसरोवर को मेंटेन करता था, और इसका रेवेन्यू कलेक्ट होता था जम्मू कश्मीर से।
1954 में जो हमने सिनो इंडिया ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटी साइन करी, उसके बाद तब ये हुआ कि ये हम मिन्सर गिव अप कर देंगे। लीगली ये कभी इशू उठा नहीं मिन्सर का, हमने लीगली कभी मिन्सर को दिया नहीं चाइना को, पर हमने दे भी दिया है। और हमारे जो ट्रेड और ट्रांजिट राइट्स हैं डेमचॉक के थ्रू वो भी बंद कर दिए गए थे। तो आज 62 तक हम अपने क्लेम्स इस पे प्रूव कर रहे थे। और हमारे पास सिर्फ मिन्सर नहीं था, जो महाराजा ऑफ कश्मीर था वो अधिपति तिब्बत था। इंडियंस और लद्दाखीज के स्पेशल राइट्स थे ट्रेड और ट्रैवल के तिब्बत के बीच में। हमारे पोस्टल और टेलीग्राफ राइट्स थे तिब्बत में। हमारे ट्रेड सेंटर्स थे रुडॉक में, गारटक में, और एक जगह है तीरथपुरी। जब मैं कल नेशनल आर्काइव्स में जा रही थी तो मुझे तीरथपुरी करके जगह के बारे में पता चला। ये मिन्सर से 5 किलोमीटर दूर थी और इसमें सल्फर स्प्रिंग्स हैं जहाँ पे पिलग्रिम्स नहा के फिर जाते थे कैलाश मानसरोवर यात्रा करने। क्वेश्चन है, हम सबको ये पूछना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये संस्कृत नाम है तीरथपुरी, मिन्सर, मानसरोवर, ये कब से चाइना के हो गए हैं। 1961 तक रिकॉर्ड्स हैं हमारे नेशनल आर्काइव्स में कि इंडियन फ्लैग 15 अगस्त को मिन्सर में होइस्ट होता था। जितनी ट्रेडिंग पोस्ट थी उनमें होइस्ट होता था। 1959 की एक ट्रेडिंग रिपोर्ट है जिसमें वो मेंशन कर रहा है ट्रेडिंग एजेंट कि हमने 15 अगस्त को ज्ञानिमा करके ट्रेडिंग सेंटर है, वहां पे भारत का झंडा हमने फहराया। हमने अपना ये पूरे के पूरे क्लेम्स 54 में खत्म कर दिए तिब्बत में। और अब ये है कि पिछले साल चाइना ने अपना झंडा मिन्सर में फैलाया 1 अगस्त को, और उन्होंने वहां पे एक एयरपोर्ट अली नगरी प्रोविंस में उन्होंने ऐसा ऑपरेशनलाइज किया है जिसमें एयरबस 321 अभी जुलाई 2020 में लैंड हुई है। तो बड़े बड़े मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी लैंड हो सकते हैं। और अभी लेटेस्ट रिपोर्ट जो हमने कल देख रहे होंगे जो न्यूज, कि कैलाश मानसरोवर में वो एक मिसाइल पूरा अपना बेस सेट कर रहा है। थोड़ा मैं टाइम और लूंगी क्योंकि यही मुझे कल ही मिला ये नेशनल आर्काइव्स में। ये ब्रिटिश एजेंट जो है 1942 में जब वो कैलाश मानसरोवर जा रहा था तो उसने ये उसके रिकॉर्ड्स में ये उन्होंने हैंडमेड वो बनाया है। कितनी सारी ट्रेड रूट्स थी हमारी जो तिब्बत जाती थी। आपको ये लाहौल, कुल्लू, डेमचौक होते हुए, फिर ये तैशगोंग, फिर ये शिमला से जाता था, फिर ये टिहरी से जाता था, नीलंग पास होते हुए, फिर माना पास से जाता था। अगर आप देखेंगे घाट तक जाता था, टिहरी गढ़वाल, ब्रिटिश गढ़वाल, नीति पास, कुमाऊं से, ये कितने सारे हमारे ट्रेड रूट्स थे। और आप ये देखिए माउंट कैलाश, आवाज आपकी साफ नहीं आ रही। अच्छा, बहन जी आवाज ठीक नहीं आ रही। अब आ रही है? अब आ रही है आवाज? मैडम ठीक आ रही है आवाज। हाँ जी, तो ये मैं आपको ठीक है, ठीक है आपकी आवाज। हाँ जी, तो ये जो पासेस थे यहाँ से हमारे ट्रेडर्स तिब्बत जाते थे। ये आप माउंट कैलाश देखिए। आज कल उन्होंने टकला कोट के बारे में बात की थी आशुतोष जी ने। ये टकला कोट है, ये लिपू लेक है इसके नीचे, अगर आप देखेंगे लिपू लेक। और तो आप समझ सकते हैं हमारे कितने सारे ट्रेडिंग पासेस थे, कितने हमारे ट्रेडिंग मार्ट्स थे तिब्बत में। और तिब्बत में कुछ होता नहीं था, ये वेस्टर्न और साउथ वेस्ट तिब्बत में कोई क्रॉप नहीं होती थी। पूरा का पूरा जो उनका खाना था, जो सीरियल्स थे, गुड़ वगैरह, ये सब हमारे भारत से जाते थे तिब्बत के लिए। जब चाइना ने ऑक्यूपाई किया तिब्बत, कुछ सालों तक वो इंडियन ट्रेडर्स को यूज करते रहे जब तक उन्होंने सड़कें नहीं बना दी। तो ये टकला कोट है, ये लिपू लेक उसके नीचे पास है, और ये माउंट कैलाश है, और मानसरोवर लेक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पास एरिया में चाइना अपनी मिसाइल सेट कर रहा है। तो मैं 1-2 मिनट लेके बस जो हमारी भारतीय सेना, क्योंकि आज जनरल साहब हमारे अध्यक्ष हैं और हम मेरठ में ये कर रहे हैं जो एक मार्टियर्स का और जो 57 का जो गढ़ है, तो ये आर्मी को थोड़ा ट्रिब्यूट तो देना ही बनता है आज। तो हमें समझना पड़ेगा इंडियन डिफेंस फोर्सेस और जम्मू कश्मीर का क्या रिश्ता है। तो पहली जो वॉर थी, जो इंडियन आर्म फोर्सेस ने अपना खून जब बहाना शुरू किया जम्मू कश्मीर में, वो 27 अक्टूबर 1947 से हुआ। 26 अक्टूबर 1947 को जब विलय हुआ जम्मू कश्मीर का, उसके बाद भारतीय सेना वहां भेजी गई। हमें समझना पड़ेगा हमारी पहली वॉर पाकिस्तान के साथ 27 अक्टूबर को शुरू हुई, जो 1948 दिसंबर तक 31 दिसंबर 1948 तक चली। उसके बाद सीज फायर हो गया।
पहला पीवीसी इंडिपेंडेंट इंडिया का मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला कश्मीर में, जो उन्होंने श्रीनगर को बचाया था। और अभी तक 21 परमवीर चक्र मिले हैं, उसमें से 16 जो परमवीर चक्र हैं वो इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट के लिए अवार्ड हुए हैं। ब्रिगेडियर उस्मान अली थे, सबसे हाईएस्ट रैंक थे मार्टियर, उनको भी मृत्यु उपरांत महावीर चक्र मिला गया। फोर्ट, मैंने आपको स्क्वाडू के बारे में बताया था, और वो ब्रिगेडियर शेरजंग थापा ने उसको प्रोटेक्ट किया था 6 महीने तक, उनको महावीर चक्र मिला था। एक कर्नल रिंजन थे, उनको 2 बार एमवीसी मिला था, महावीर चक्र, एक 1948 की वॉर में लद्दाख को बचाने के लिए, और 1971 की वॉर में फिर लद्दाख को बचाने के लिए। 49 महावीर चक्र अवार्ड हुए थे, ये पहली इंडो पाक वॉर में, जो 1947 अक्टूबर से 31 दिसंबर 1948 तक चली थी। फिर 1962 वॉर हुई थी लद्दाख तिब्बत बॉर्डर पे। 1965 वॉर अगेन इंडो पाक का हुआ था, मेनली पीओजे पे, हाजी पीर हमने तब उनसे ले लिया था। फिर करगिल वॉर हुई 1999 में, उसमें 527 मार्टियर्स हुए थे, 4 पीवीसी मिले थे, 11 एमवीसी मिले थे, 11 वीर चक्र मिले थे। तो आप समझ सकते हैं कितना खून बहाया है हमारी सेना ने। ये एक छोटा सा आपको दिखा रहे, अगर आप देखेंगे तो ये मई जून अगस्त तक क्या हाल थे, कहाँ तक पाकिस्तान आ गया था, लेह के बिल्कुल पास आ गया था, स्कार्डू गिर गया था 14 अक्टूबर को। अगर आप देखेंगे कहाँ कहाँ तक हरा रंग था, सीज फायर तक हमने करगिल बचा लिया था, द्रास हमारी सेना बचा लिया था, लेह बचा लिया था, ग्रीन को कितना पीछे कर दिया था। अगर सीज फायर ना होता तो शायद ये पूरा ग्रीन ही खत्म हो गया होता। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने सैक्रिफाइस करे हमारी भारतीय सेना ने इस ग्रीन को वहां तक भेजने के लिए। ये है, इनको हमें ट्रिब्यूट देना चाहिए। मेजर सोमनाथ शर्मा पीवीसी पहले भारत के, ब्रिगेडियर उस्मान अली महावीर चक्र, ब्रिगेडियर शेरजंग महावीर चक्र, कर्नल चेवांग रिंचन डबल महावीर चक्र। तो वे फॉरवर्ड क्या है, 1994 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि जितनी भी ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं वो भारत को बिलोंग करती हैं और भारत उनको लेने के लिए प्रतिबद्ध है। कल इसके बारे में काफी वार्ता हुई थी। अगस्त 5 2019 तो कि हमें ये तो ये हमें समझना चाहिए कि ये जो हमारा जो रिजॉल्व है कि हमें अपना, अब हमारा पाकिस्तान से सिर्फ एक ही बात पे वो होगी टॉक, वो होगी कि कब हम ये वापस लेंगे।